हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, शब्द विचार पर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और यहाँ पर हमने शब्दों के भेद पर जाने और इसके अलावा शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के हमने भेद किए थे। तो आइए इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर पर हम बात करते हैं। तो शब्द क्या होते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहा जाता है। ध्वनियों को जब हमने लिखित रूप में जाना तो उसको हमने वर्ण कहा और उन वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। वर्णों को जब एक निश्चित क्रम में आप रखते हैं तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णों के बाद आपके पास शब्द आते हैं। वर्णों के आपके सार्थक जब अर्थ होते हैं, यानी कि वर्णों को जब आप जोड़ते हैं और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, तो उसको शब्द कहा जाता है। शब्दों के मेल से आपके वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। तो यहाँ पर हमने भाषा के 3 यहाँ पर अंग पढ़े थे, जिसमें हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा और प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्णों के भेद किए थे और उसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ पर हम शब्दों की बात कर रहे हैं, तो शब्दों के भी यहाँ पर हम भेद करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं, बस, भेड़िया और खरबूजा। तो देखिए बस, भेड़िया और खरबूजा, जब आप इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखिए किसी भी वर्ण को आप जब क्या करते हैं, लिखते हैं। वर्ण को आप जब लिखते हैं तो वर्ण व्यंजन के स्वरों के जो आपके वर्ण है ना, वर्ण के आपके 2 भेद हुए थे। एक स्वर होता है और दूसरा यहाँ पर हमने व्यंजन पढ़ा था। ठीक है ना, व्यंजन की बात की थी। अब स्वर आपके हमने यहाँ पर भी आपके स्वरों के बारे में बताया कि 11 आपके स्वर होते हैं और 2 यहाँ पर अयोग वाह होते हैं। ठीक है ना, तो इन स्वरों के बारे में पढ़ा। व्यंजन जो होते हैं ना, वो स्वरों के मेल से बने होते हैं। यानी कि ये जो क वर्ण है ना, ये जो क वर्ण है, ये व्यंजन स्वर के मेल से बना है। किन किन स्वरों के मेल से? अ के मेल से। देखिए क को आप हलंत के साथ लिखते हैं जब आपके पास इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हलंत लगा होता है। अब देखिए जब आप इसको अ इसमें जोड़ेंगे तब जाके आपको ये व्यंजन मिलेगा। हर व्यंजन अ स्वर से मिला होता है, तब जाके आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी व्यंजन को आप उच्चारण करते समय आपको किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप इस क का उच्चारण करें जो हलंत के साथ है, तो उच्चारण करते समय आपको कहीं ना कहीं स्वर की ही ध्वनि आएगी। आप या तो उसमें अ की ध्वनि निकालेंगे और जब आप अ की ध्वनि निकालते हैं तो आपका ये हलंत हट जाता है। इसके अलावा यदि आप इसी क के साथ आ वर्ण को क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये जो क है ना, ये का हो जाता है। अभी हमने चिन्हों की बात की थी इससे पहले, तो ये हम स्वर में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ण विच्छेद के बारे में बता रही हूँ कि ये जो ब है ना, ये ब हलंत के साथ होगा। ये स्वर रहित है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। और जब ये ब बनता है, किससे बनता है? हलंत के साथ जो ब होता है और अ। ऐसे ही जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे आप सौ का, तो ये हलंत के साथ होगा धन अ। तो कोई भी व्यंजन जब आप लिखते हैं, हमेशा उसमें अ स्वर जुड़ा होता है, तब जाके उसका हलंत हटा रहता है। नहीं तो आपके जो व्यंजन है वो इस प्रकार से होते हैं, हलंत के साथ। ठीक है ना, तो व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, उनको आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित भी नहीं कर सकते हैं, उनका उच्चारण भी आप स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनका उच्चारण करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अ की ध्वनि आएगी। क, तो यहाँ पर देखिए अ की ध्वनि आ रही है, या तो आप का बोलेंगे, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इस प्रकार के ही व्यंजन आपके पास यहाँ पर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शब्द की। तो यहाँ पर पहले हमने इन शब्दों का क्या किया है, इनको वर्ण विच्छेद किया है। तो इस प्रकार से इसके क्या होंगे, शब्द के वर्ण विच्छेद होंगे। सभी यहाँ पर सार्थक शब्द है, यानी कि इनका कुछ न कुछ अर्थ है। सार्थक का मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। यदि हम इन वर्णों को इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अतः वर्णों के सही योग से शब्द बनते हैं। यानी कि अगर आप इस बात को देखिए, इसको तो तोड़े, इसको इधर उधर करेंगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप शब्दों को इधर उधर कर दें, यानी कि उनको उलट पुलट दें तो उनके कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अब इसमें आप क्या करें, इस खरबूजे को आप जा पहले लगा दीजिए और ख लगा दीजिए, सिर्फ ज को आप आगे करते हैं तो इसका कोई इस प्रकार से अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ये कोई शब्द नहीं बनता है खरबूजे का, यानी कि इसके सार्थक अर्थ होना चाहिए, इसको शब्द कहा जाता है। इसमें देखिए आगे कि वर्णों के सार्थक मेल, जिसका कोई अर्थ हो, उसको क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है।
अब यहाँ पर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे, तो शब्दों के यहाँ पर 3 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से वो आधार हैं? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जैसे हमने वर्णों के 2 भेद किए थे, जिसमें हमने स्वरों के बारे में पढ़ा और वर्णों के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था, ऐसे ही अब शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आपके शब्द इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 इसके भेद हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ पर आप देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। अब देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, अर्थात जैसे वो शब्द हैं वैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग किया गया है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर कर्ण हो गया, दधि हो गया, दुग्ध हो गया। कर्ण का मतलब आपका कान, दधि का मतलब दही से है और दुग्ध का मतलब दूध से है। अब ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। हमने क्या किया है, संस्कृत भाषा से ये शब्द उठाए और अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किया है इनको। ठीक है ना, तो ज्यों के त्यों यानी कि जैसे वो शब्द संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं ऐसे ही हिंदी में भी हम इनको प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। इसके बाद सेकंड आपका आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जिनको आप संस्कृत भाषा से उठाते हैं। तत्सम और तद्भव दोनों ही संस्कृत के ही भाषा के शब्द हैं। तत्सम, तत् का मतलब जैसा था, सम का मतलब के बराबर। बराबर का मतलब यहाँ पर जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव यानी कि उसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है? परिवर्तन कर देना। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से आप उठाते हैं और उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा उनके कुछ बदले हुए रूप में। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहां हमने कर्ण कहा था तो यहाँ पर उसी कर्ण को हम कान कहते हैं। वहां हमने दधी कहा तो यहाँ हम दही कह रहे हैं। वहां दुग्ध कहा तो यहाँ दूध हमने कह दिया। शब्द वहीं से आए, थोड़ा सा उनमें प्रयोग परिवर्तन किया और उनको हिंदी में प्रयोग में लाए। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्द तत्सम और तद्भव के दिए थे जिनको आपने नोट डाउन कर भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है फिर से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तत्सम शब्द जैसे आपका सूर्य किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में आप इसको तद्भव रूप में यानी इसमें परिवर्तन करके इसको सूरज कह देते हैं। स्वर्ण आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको आप हिंदी में सोना कहेंगे। दधी जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दधी आपका दही हो जाएगा। हस्त आपका हाथ हो जाएगा। ग्राम आपका गांव। रात्रि आपका रात। इसी प्रकार से दंत का दांत, मुख का मुंह, और इन शब्दों को आप सभी शब्दों को आप लिख लेंगे और उनको आप याद भी कर लेंगे। मुख का मुंह, घोटक का घोड़ा, सर्प का सांप, आम्र का आम, दुग्ध का दूध, मयूर का मोर, घृत का घी, कर्ण का कान, सत्य का सच, अग्नि का आग, चंद्र का चांद। तो ये सभी आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं, इनको आप याद जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा शब्द संस्कृत का है। तत्सम तद्भव तो फिर चलेगा कहाँ? ठीक है, तो आगे है यहाँ पर तीसरा देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों, जिनको आप क्षेत्रीय बोली भी कहते हैं ना, बोलचाल में जो भाषा होती है, तो कुछ शब्द वहां से उठाए गए, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है ना, तो अपने नाम से ही वो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है देशज जो हमारे देश के जो क्षेत्रीय भाषा होती है उन्हीं से उठाए गए हैं और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, तो उनको देशज शब्द कहा है। ठीक है ना, जैसे आपका कुटिया हो गया, डिबिया हो गया, थैला, पगड़ी आदि। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी शब्द हैं और उनको हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, यानी कि हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं, ठीक है ना, तो डॉक्टर देखिए इंग्लिश में भी आप इसको डॉक्टर कहेंगे। रुमाल हो गया, अलमारी हो गया, ये विदेशी शब्द हैं और इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के 4 भेद किए। तत्सम जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी में एज इट इज ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। इसके बाद तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी में थोड़ा सा बदले हुए रूप में उनको प्रयोग किया जाता है,
ऐसे शब्द सद्भव शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की जो भाषा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। विदेशी जो शब्द जो है दूसरे देशों की भाषाओं से आए हुए हैं और हिंदी में वो थोड़ा सा घुल मिल गए हैं, यानी कि हिंदी में उनको हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये 4 भेद थे किसकी, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए सेकंड यहाँ पर बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से, एक तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार, पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, अब है बनावट के आधार पर। पहले उत्पत्ति कहाँ कहाँ से ये शब्द आए हैं, उत्पत्ति का मतलब वो पैदा कहाँ से हुए हैं, तो कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से, तो मोस्टली शब्द जो है कहाँ से आए हुए हैं, आपके संस्कृत भाषा से। ठीक है, कुछ भाषा हमारी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा है और कुछ हमारे विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर बनावट के आधार पर किस प्रकार की उनकी बनावट है उसके आधार पर भी शब्दों के 3 भेद हुए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, घर। अब इस घर के जब आप टुकड़े करेंगे ना, घर के टुकड़े जब आप करना शुरू करेंगे तो इसको आप देखिए, ये शब्द 2 वर्ण से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। यदि आप इसको तोड़ेंगे, यदि आप इसको तोड़ेंगे तो ये अब शब्द नहीं बचेगा, वो वर्ण में विच्छेदित हो जाएगा। वर्णों में आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इस घ को आप हलंत के साथ लिखेंगे, अ धन र धन अ। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस शब्द को तो तोड़ा, लेकिन अब वो शब्द नहीं बचा, वर्ण में विच्छेदित हो गया, शब्दों में नहीं कर सकते इसको। ठीक है ना, तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे आपका घर हो गया, बस हो गया, कार हो गया, इस प्रकार के शब्द। सेकंड यहाँ पर ख है, यौगिक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मिलकर बने होते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जिनको आप यदि तोड़ेंगे तो आपको 2 सार्थक शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए पाठशाला, इसको तोड़ेंगे, पाठशाला को यदि आप तोड़ें तो पाठ अलग हो जाएगा और शाला अलग हो जाएगा, और दोनों क्या है, सार्थक शब्द है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पाठ को अलग कर देंगे, आगे जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पर बता देंगे आपको। ठीक है ना, तो ये दोनों, ये पाठ अलग हो गया है और ये शाला, दोनों ही सार्थक शब्द है। रेल और गाड़ी, रेल अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा, तो रेल गाड़ी किससे मिलकर बना है, रेल से और गाड़ी से, तो रेलगाड़ी। रसोई घर, अब रसोई अलग हो गया और घर अलग हो गया, 2 सार्थक शब्द हमें मिल गए, तो ये जो है यौगिक शब्द। ऐसे ही नील अलग हो गया और कमल, तो ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये यौगिक नहीं, डिफरेंट हो गया है, इसको आप लिखेंगे योग रूढ़ शब्द, है ना। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात दशानन, अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब तो 10 हो गया, ठीक है ना, और आनंद का मतलब होता है मुख, तो 10 मुख जिसके हैं उसको क्या कहा जाता है, 10 मुख, यानी कि 10 आनंद वाला। तो ये 2 से अधिक शब्द हैं और एक विशेष अर्थ को यहाँ पर ये प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अर्थ तो इसका क्या है, 10 आनंद मुख वाला, यानी कि 10 मुख वाला दशानन। पंकज, पंकज का मतलब होता है, पंख का मतलब कीचड़ और जौ का मतलब जन्म, जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ठीक है ना, तो कमल का ये पर्यायवाची शब्द भी है पंकज। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके किसके आधार पर थे, ये आपके बनावट के आधार। तो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बनावट कैसी है, और प्रयोग के आधार पर कहाँ कहाँ आप शब्दों के प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी यहाँ पर शब्दों के 2 भेद, कौन कौन से भेद हैं, वो भेद हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द, 2 प्रकार के इसके भी यहाँ पर भेद है। ठीक है ना, अब विकारी शब्द क्या होते हैं,
जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है उनको कहा जाता है विकारी शब्द। अब किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है वो हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा है लड़का खेल रहा है। अब इधर इसको एरो करके क्या लिखा है, लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन आया है ये आप बताइए, क्या परिवर्तन इसमें आया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखिए लड़का खेल रहा है और इधर क्या लिखा है, लड़के खेल रहे हैं। अब विकारी शब्द में हमने यहाँ की परिभाषा में क्या देखा कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण क्या होता है, परिवर्तन या विकार आ जाता है। अब ये वाक्य था लड़का खेल रहा है। अब इस लड़के में ही क्या आ गया है, परिवर्तन। पहले लड़का था और वहां हो गया लड़की, यानी कि किसके आधार पर यहाँ पर परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है वचन के आधार पर। किसी के आधार पर भी आ सकता है, लिंग के आधार पर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़की पढ़ती है तो लड़कियां पढ़ती हैं, तो इन दोनों में आपके क्या आ गए हैं, वचन के आधार पर यहाँ पर परिवर्तन आ गया है, ठीक है ना। ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। और यदि आप इन दोनों में देखिए, यहाँ लड़की लड़का है और यहाँ लड़की है, तो यहाँ लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन आ गया है। और इसी प्रकार से आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको कारक काल और लिंग वचन और इनको भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम आपको समझाएंगे कि ये शब्द आपके विकारी और अविकारी शब्द है, ठीक है। अब विकारी शब्द भी यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, संज्ञा, यानी कि विकार के आधार पर ऐसे शब्द जो संज्ञा है उसमें परिवर्तन हो जाता है। किस किस के आधार पर, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर उनमें परिवर्तन आ जाता है। कोई शब्द ऐसा है जो सर्वनाम है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, लिंग वचन कारक काल या पुरुष के कारण इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। विशेषण में भी परिवर्तन आ जाता है इन्हीं के आधार पर, लिंग वचन कारक काल के आधार पर, विशेषण में और क्रिया में, इन चारों में इस प्रकार के विकार आ जाते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इनको हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और उसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए, अब है यहाँ पर अविकारी शब्द। अविकारी जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे तथा। अब आप किसी भी वाक्य में लिखेंगे, तथा में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। आप किसी पुरुष का या स्त्री का नाम लिख रहे हैं तो उसमें लिंग के आधार पर आ सकता है, वचन के आधार पर आ सकता है, या किसी वाक्य में आप जब कारक की हम बात करेंगे वहां पर हम पूरे कारक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये तथा और, लेकिन, कल, आज, हाय, तुरंत, धीरे धीरे, इस प्रकार के जो शब्द है ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, न लिंग के आधार पर, न वचन के आधार पर, न कारक, न काल या पुरुष के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर विकारी शब्द 4 प्रकार के थे, ऐसे ही अविकारी शब्द भी आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के आपके क्या हैं, अविकारी शब्द, ठीक है। जल्दी से इतना आप नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ और, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जितना हमने अभी तक पढ़ा उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा है वो दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हमने शब्द के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। जितना भी हमने पढ़ा वो सभी यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
ऐसे ही विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पॉइंट्स। चलिए, अब इसी के आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न उत्तर हैं और कुछ बहुविकल्पीय यहाँ पर प्रश्न हैं और आप इनको आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को? शब्द कहते हैं, लिपि कहते हैं या भाषा? तो देखिए, जैसा कि हमने इसे पहले यहाँ पर भी पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पर पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो सही है। क्या कहते हैं इसको? शब्द कहा जाता है। ये इसका बॉक्स है, लिपि का इधर है और भाषा का उधर है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है? शब्दों को हमने कितने आधार पर? 2, 3, 4, कितने आधार पर बांटा है? तो देखिए, हमने शब्दों को 3 आधारों पर बांटा। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर हमने बनावट के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर 3 पर आप टिक लगाएंगे, इस तरह से सही का आपने निशान लगाना है। ठीक है, संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देशज, तद्भव या तत्सम। तो हमने जब तत्सम शब्दों की बात की थी तो हमने क्या कहा? ऐसे शब्द जिनको संस्कृत भाषा से उठाया गया और हिंदी में ज्यों के त्यों यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयोग में लाया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जैसा कि तत्सम जैसा था वैसा ही यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशी या अविकार। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमने जब उत्पत्ति के आधार पर इस शब्दों का भेद किया था तो हमने क्या कहा? देशज शब्द जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसको जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, आम बोलचाल यानी कि क्षेत्रीय भाषा, तो उसको जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें विकारी शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण, क्रिया या समुच्चय बोधक, कौन कौन सा है? जल्दी बताइए, विकारी शब्द कौन कौन से? तो हमने विकारी शब्दों में 4 शब्दों की बात की थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द ही यहाँ पर कहा गया है, तो विकारी शब्द में आपका क्रिया आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो ख है इसका, इसको आप स्वयं करेंगे, ये आपका गृह कार्य है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखाया था आपको, तत्सम शब्द सारे लिखाए थे। आपको क्या करना है? मयूर का आपने तद्भव बताना है, वो आपने लिख लिए होंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद गृहित को आप तद्भव शब्द में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? दंत को, दधि को, सूर्य को और कर्ण को। ठीक है, तो इनको आप खुद से कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे इसे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से आपने तत्सम, तद्भव, देखिए उसी का क्वेश्चन है ये, मैंने अब इसीलिए आपको बार बार कहा कि आप इनको नोट डाउन कर। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग करके आपने लिखना है। तो जो भी इसमें तत्सम शब्द हैं ऊपर आपको लिखाए थे, उनको इसको भी आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सारे शब्द हैं आपने तत्सम भी छांटने हैं, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, और इनको मिलाकर आपके यौगिक शब्द जैसे रसोई घर, धर्मशाला, ठीक है, और ये आपको आप लिख लेंगे इसको तो। ठीक है ना, इसको भी आप कर लेंगे, ये रसोई घर है, ये आपको इसको मिलाएंगे तो पाठशाला बनेगा, ऐसे ही धर्मशाला बनेगा और ये आपका राष्ट्रपति। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ आप प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं और ऊपर जो आपको पढ़ाया था उन्हीं में से आप इन सारे क्वेश्चन को करके लाइए। सारा आपको पढ़ा चुके हैं तो अब आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। दी गई वर्ग पहेली से तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द आपको छांटने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छे और इंटरेस्ट के साथ इसको आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पहेली है, पजल है और इससे आपने क्या करना है, तत्सम शब्द छांटने हैं, तद्भव छांटने हैं और विदेशी शब्द आपने यहाँ से छांटने हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ आपका जो वर्ण शब्द विचार है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।